हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टूडेंट, आप जानते ही हैं हम बात कर रहे थे कृतिका बुक की, और कृतिका बुक में हमारा चल रहा था पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक का किस्सा हम पढ़ लेते। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा था। मैंने यहाँ पर पिक्चर बनाकर भी आपको शो किया था कि भाई वो नाक का क्या चक्कर था, क्यों ऐसा हुआ कि सारे भारत में खलबली मची हुई थी और दिल्ली में तो विशेषकर कि भाई क्या हुआ था। तो हमने जाना था कि जो रानी एलिजाबेथ थी द्वितीय, वो आने वाली थी भारत में, भारत के दौरे पर आने वाली थी। और जहाँ हवाई अड्डे पर वो उतरती तो फिर उससे थोड़ा आगे जाकर फिर क्या था, उनको लगा कि भाई जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है उसकी नाक होनी चाहिए। यानी कि वो देखेंगी, हर चीज़ को देखेंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि लोगों ने क्या किया, अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न उसको बना लिया। अधिकारियों ने सोचा कि भाई हमारी तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी अगर ये मूर्ति पर नाक ना हो। तो इस सिलसिले में फिर उन्होंने सोचा कि भाई नाक तो मूर्ति पर ज़रूर होनी चाहिए। तो नाक की वजह से उन्होंने क्या किया, एक समिति बुलाई, लोग आपस में, अधिकारियों ने आपस में सलाह मशवरा किया और एक मूर्तिकार को बुलाया गया। और वो जब मूर्तिकार आया तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं लगा दूंगा, बस मुझे ये बताइए कि उसकी डिटेल दीजिए मूर्ति की, उसकी हिस्ट्री बताइए कि कब ये लाट बनी थी, मूर्ति कब बनी थी और कब कहाँ से पत्थर मंगाया गया था, कौन सा पत्थर था, मुझे वो पूरी जानकारी चाहिए। तो भाई क्या था, अधिकारियों ने फाइल वाइल छानी, देखी तो, लेकिन उस मूर्ति के बारे में कहीं पर भी कोई डिटेल नहीं लोगों को मिली, अधिकारियों को कोई डिटेल नहीं मिली। तो भाई मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, मैं देख लेता हूँ कौन सा है, मैं क्या करूँगा, भारत में तो हर चीज़ मिलती है और मैं पहाड़ों पर जाऊंगा, भारत के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा, मूर्ति पे नाक लगा दूंगा। तो अधिकारी जो थे सब खुश हो गए। उनको क्या चाहिए था, क्या कहते हैं, उनको क्या चाहिए था, है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम कर दो, हमें तो नाक लगनी चाहिए उस मूर्ति पर, ताकि हमारी नाक बची रहे। तो इस तरह से जब भाई वो सब जगह घूमा मूर्तिकार, भारत में जितने भी पहाड़ थे हर पहाड़ पर गया, लेकिन उसने कहीं से भी वैसा पत्थर नहीं पाया, वो पा नहीं पाया, खोज नहीं पाया, ऐसा पत्थर ढूंढ ही नहीं पाया। तो उसने क्या किया, आके उसने चप्पा चप्पा जब हिंदुस्तान का खोजा तो उसने कहा भाई मुझे तो नहीं मिला ऐसा पत्थर, पता नहीं ये तो यहाँ का है नहीं, ये तो विदेशी है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है स्टूडेंट कि हम लोग क्या करते हैं ना, विदेशी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे। हमारी भारत की, हमारी इंडिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम बड़ा हे दृष्टि से देखते हैं ना। आपने देखा होगा कोई विदेशी अगर ब्रांड की कोई चीज़ है, अगर वो पहन, अच्छा ओ विदेशी, ऐसे करके पता है क्या लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास तो विदेशी चीज़ें है, तो हमारे पास हम बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ठीक है, उसे नाक का प्रश्न बना लेते हैं। तो इसी तरह से हुआ यहाँ पर, जब उसने मूर्तिकार ने कहा कि भाई ये तो यहाँ की है ही नहीं, विदेश का पत्थर है, तो सभापति को तैश आ गया, गुस्सा आ गया उसे। उसने कहा कि लानत है आपकी अकल पर, और विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन सब चीज़ तो हमने अपना रखी विदेशों की, तो फिर हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, तो फिर पत्थर क्यों नहीं मिल रहा, भाई पत्थर तो मिलना चाहिए, ऐसा उसने कहा। यहाँ पर मैंने बताया था कि व्यंग किया गया है भारतीय की सोच पर, भारतीय जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं उस सोच पर क्या किया है, कटाक्ष किया गया है। अब मूर्तिकार ने जब ये सुना तो मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई अचानक से। अब जब सुना, सभापति ने डांट दिया, भाई उसको तुम्हें शर्म नहीं आती, हम सब चीज़ तो विदेशों की यहाँ ले आए, भारत में सब कल्चर, सोच, दिल दिमाग सब ले आए हम यहाँ पर, तो समझ रहे हैं अब हमने भारतीय जो हमारे संस्कार थे वो चीज़ें तो हमने छोड़ दी, तो क्यों नहीं मिलेगा। अब मूर्तिकार चुपचाप डांट सुन रहा था, भैया खड़ा था, और अचानक से उसे एक आइडिया मिल गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। उसने कहा ठीक है, मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, लेकिन शर्त यह है कि यह बात जो है अखबार वालों के कानों तक बिल्कुल भी ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। उसने कहा ठीक है भाई, मैं कर दूँ, ठीक है, न्यूज़पेपर में नहीं निकलनी चाहिए ये बात, किसी को कान खबर ना हो, मीडिया वालों को ना पता चले। तो सभापति ने कहा ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, अंधा क्या चाहे दो आँखें वाली बात हो रही है ना। तो भाई इसी तरह से सभापति की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा ठीक है, चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। उसने कहा कि ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन किसी को पता ना चले। तो भाई सभापति ने हुक्म दिया, अपने जो गेट कीपर चपरासी थे उनसे कहा कि सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, कोई भी बात लीक नहीं होनी चाहिए। तब मूर्तिकार ने कहा देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। उन्होंने कहा कि देश में तो हमारे नेताओं की मूर्तियाँ भी लगी हैं, केवल एक विदेशी जॉर्ज पंचम की मूर्ति ही नहीं है, हमारे देश के नेताओं की भी मूर्ति है। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक
है ना। अब वो कहते हुए हिचकिचा रहा था, तो डॉट डॉट लगा के छोड़ा ना आपकी बुक में सेंटेंस पूरा वाक्य, तो वहाँ पे लिखा है कि अगर हमारे देश में हमारे देश के नेताओं की भी तो मूर्तियाँ हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो और आप ठीक समझें तो मतलब ऐसे करके बात अपना कहना चाहते, एकदम डायरेक्ट नहीं कह पाते। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है। तो जिसकी नाक इस लात पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। और उन्होंने क्या कहा, हमारे देश में तो हज़ारों सैकड़ों मूर्तियाँ हैं, लाखों मूर्तियाँ हैं, ठीक है। अब हम अपने देश के नेताओं की कोई मूर्ति उठा के ले आए, मेरे पास ये आइडिया है, और उसकी नाक, जिसकी भी नाक इस जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट बैठे, उसको लगा देते हैं। ये आइडिया था उसके पास मूर्तिकार के। अब देखते हैं सभापति क्या कहते हैं। तो सब ने उसकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। लोगों को क्या हुआ, बदहवास हो गए लोग, ऐसे कैसे हो जाएगा, किसी हमारे देश के नेता की नाक उस पर लगाई जाए मूर्ति पर, है ना। तो ये देखकर कुछ सोच के लोग, तो वहाँ पर जितने भी थे उस कमरे में अधिकारी, थोड़ी देर के लिए वो बदहवास हो गए। लेकिन उसी थोड़ी देर बाद उनके चेहरे पर खुशी आ गई, खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और सभापति ने कहा, ठीक है, ऐसा कर सकते हो तुम, किसी भी मूर्ति से, हमारे देश के नेताओं की मूर्ति से नाक निकाल सकते हो, उसकी मूर्ति को तोड़ सकते हो, खंडित कर सकते हो, लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग जानी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बड़ी होशियारी से। इसीलिए मूर्तिकार ने कहा था मीडिया को पता ना चले। मीडिया को पता चल गया, अखबारों में निकलेगी, पूरे देश में हल्ला मच जाएगा, और कितने सारे संगठन ऐसे हैं जो विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मूर्तिकार ने ऐसा कहा था। अच्छा, अब देखिए अधिकारियों को, देखिए उन्होंने भी इजाज़त दे दी, उन्होंने भी परमिशन दे दी, ठीक है, किसी भी नेता की मूर्ति लो, उसकी नाक तोड़ो और उसके लगा दो, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर वो नाक लगा दो। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने संस्कार, अपने विचार, अपना कल्चर, अपनी हर चीज़ भूलकर, ठीक है, यानी कि हम इतने अंधे हो गए हैं पाश्चात्य संस्कृति में, और वो दिखावे की जो हमारी इज्जत है, जिसको हम कहते हैं कि हम इज्जतदार हैं, वो दिखावे की इज्जत के पीछे हम इतने अंधे हो गए हैं कि जो हमारी मूल इज्जत होती है या फिर हमारी मूल ज़रूरतें होती है, जो हमारे अपने लोग होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, उनका अपमान करने में हम तनिक भी नहीं हिचकिचाते। ये बात यहाँ पर लेखक ने समझाने की कोशिश की है। एक बार और मैं लास्ट में जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब मैं इसकी समरी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर लो ऐसा, बड़ी होशियारी से करना, किसी को पता ना चले। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। फिर से मूर्तिकार फिर से देश के दौरे पर निकल गया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। उसने क्या किया, उस मूर्ति की नाक, ठीक है, उसने मूर्तिकार ने किया फिर से वो कहाँ चला गया, फिर से उस पर चला गया देश के दौरे पर। एक बार और गया था ना, बताइए कब गया था देश के दौरे पर, वो तब गया था स्टूडेंट जब क्या हुआ था, जब उसको उसकी ज़रूरत थी, किसकी, पत्थर की ज़रूरत थी, इसकी नाक लगाने के लिए, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए जब इसको पत्थर की ज़रूरत थी, तो इसने क्या किया था, तब ये गया था दौरे पर। कहाँ गया था, दौरे पर गया था, और उसने देखा था, सब जगह खोजा था उसने, हर पहाड़ पर खोजा था, लेकिन उसको कहीं पर भी पत्थर वो वैसा नहीं मिल पाया था हमारे भारत में, है ना। अब आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि हमारे भारत की चीज़ें कितनी उम्दा हैं, कितनी अच्छी हैं, कि इसकी नाक लगाने के लिए पत्थर नहीं मिला। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे भी समझ सकते हैं। और दूसरी बात, आप अपने देश की देखिए कितनी, अब यहाँ पर मैं बताऊँगी लास्ट में, चलिए अभी नहीं बताते। और फिर क्या हुआ, फिर से वो दौरे पर निकल गया। क्यों गया था, इस बार उसने इसकी नाक की मूर्ति की नाक का पूरा क्या किया, उसने नाप ले लिया कि कितनी बड़ी नाक है ये और कितनी छोटी नाक है, कौन सी नाक इसको सही बैठेगी, सही फिट आएगी। तो वो अब मूर्ति की नाक, इसकी नाक की नाप ढूंढने के लिए, इसी नाक जितनी नाप इसकी मूर्ति की नाक की थी, इसी नाप की नाक ढूंढने के लिए वो पूरे फिर से भारत के दौरे पर चला गया। अब निकल गया, जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, अब ये सब कौन है जिनके मैं नाम ले रही हूँ, ये हमारे देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनके बल पर हमारे देश को आज़ादी मिली, हमारा देश इतना तरक्की कर पाया, ठीक है। तो किसी ना किसी रूप में कोई स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी है या फिर कुछ और है, नेता है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। तो पहुँचा, दिल्ली से बम्बई गया। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसाजी, जहांगीर,
की सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। पहले वो दिल्ली गया, फिर मुंबई गया, वहाँ जितनी मूर्तियाँ थी, गोखले की, गोपाल कृष्ण गोखले की, तिलक की, है ना, शिव जी की, या फिर दादा भाई नौरोजी की जितनी भी मूर्तियाँ थी सबकी नाक का उसने नाप लिया, कितनी लंबी कितनी मोटी, ठीक है, क्योंकि इसका नाप लेकर गया था, उसके पास माप था उसके पास, तो वो उन मूर्तियों की नापने लगा नाक कि कोई नाक मैं यहाँ से निकालूँ, तोड़ूँ इस नाप के और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, चिपका दूँ। लेकिन नापी और गुजरात की ओर भागा, लेकिन उसे दिल्ली और मुंबई में कहीं इस नाप की नाक ही नहीं मिली। तब वो कहाँ भागा, मूर्तिकार भागा गुजरात की ओर। अब गया, देखो गुजरात की ओर गया पहले, ठीक है, अब पहले फिर गुजरात की ओर गया, फिर वहाँ से सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। अब गुजरात गया, यानी कि जो भारत है हमारा, देखिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, जो भारत है और उसके कहाँ गया, वो पूरे भारत का उसने भ्रमण किया था, ठीक है, पूरे भारत का भ्रमण किया था और उसे कहीं पर भी उसे क्या हुआ, उसे कहीं पर भी वो नाक नहीं मिल पाई थी, ठीक है। अब यहाँ से वो देखो, अभी ज़्यादा अच्छा नहीं बना, लेकिन चलो आपको पहचानने के लिए ठीक ही है, जैसा भी है। ये कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, हाँ चलो अब सही है। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए दिल्ली गया, दिल्ली के बाद फिर यहाँ से गुजरात चला गया, गुजरात इस साइड में ना, फिर वहाँ से देखिए गुजरात गया और वो गुजरात में जाकर भी उसने सारी मूर्तियाँ टटोली, वहाँ पर देखा, नाप लिया उनका, किसी की भी नाक इस मूर्ति पर फिट ही नहीं आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो बंगाल की ओर चला, अब पूर्व में चला गया, यहाँ बंगाल इधर है ना, तो बंगाल की ओर वो गया, ठीक है, बंगाल की ओर गया और उसने क्या किया, वहाँ पर भी देखा। अब वहाँ के हर क्षेत्र के नेताओं की बात हो रही है, हर क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात हो रही है, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। हर क्षेत्र में, चाहे वो पूरब हो या पश्चिम हो या उत्तर हो या दक्षिण हो, हर पूरे भारत के लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी तरक्की के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। इसीलिए सब जगह हमारे देश के नेताओं की मूर्तियाँ भी होंगी। तो वो सब जगह गया, पूरे भारत का भ्रमण कर रहा है। तो क्या हुआ, जब वो बंगाल में गया तो बंगाल के कौन से जो नेता हैं, या किसी भी रूप में, देखो नेता की ही बात नहीं हो रही है, हर क्षेत्र की, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो फेमस लोग थे, जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है देश के लिए, उन सब की बात हो रही है यहाँ पर। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ वहाँ गया बंगाल में, क्या गुरुदेव रविन्द्रनाथ का नाम सुना होगा आपने, है ना, उन्होंने गान लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है। तो सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। अब बंगाल में गए, वहाँ पर भी जो फेमस थे हमारे सब हमारे देश के प्रसिद्ध जो लोग थे, जिनकी मूर्तियाँ लगी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, राजा राम मोहन राय हो, सबके पास सबकी नाप देखी उसने, मूर्ति की नाक को नापा जोखा, है ना, कि और बिहार की तरफ चला गया। फिर वहाँ से बंगाल से वो कहाँ गया, फिर और आगे चला गया, बिहार चला गया, क्योंकि वहाँ पर भी उसको उस नाप की नाक ही नहीं मिली। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया, फिर बिहार हुआ, फिर यहाँ से बिहार गया, देखो बंगाल से बिहार, बिहार से फिर ये क्या हुआ, हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पर है ना, उत्तर प्रदेश कैसा है उत्तर प्रदेश, देखो पहले तो, अब ऐसा हो गया उत्तर प्रदेश, पहले तो कैसा था, शेर के मुख का था ना, वो इस तरह से है ना उत्तर प्रदेश, अब पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। लेकिन पहले जब उत्तराखंड था तो वो शेर की मुख की तरह ऐसे हुआ करता था ना, तो लेकिन अब बेचारा कट गया है, उत्तराखंड यहाँ से अलग राज्य बन गया है। तो इस तरह से वो कहाँ आ गया स्टूडेंट, देखिए उत्तर प्रदेश में आया। अब उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं, हमारा प्रदेश के बारे में। तो चंद्रशेखर आज़ाद, अब ये चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, आप जानते हैं। बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, इन सब की लाटों के पास भी वो गया, उत्तर प्रदेश में भी। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, मद्रास, चेन्नई मद्रास है ना, आपको याद है ना, साउथ में, वहां पर भी पहुंच गया। सत्य मूर्ति को भी देखा। अब चेन्नई में, यहाँ गुजरात की साइड में, सॉरी इधर साउथ में कौन सी मूर्तियाँ हैं, मोतीलाल नेहरू की, सॉरी सत्य मूर्ति की, और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का उसने दौरा किया। साउथ में, पूरी इंडिया में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह वो गया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इन सब प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा, और पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ, सबकी मूर्तियाँ देखी उसने। जिस भी प्रदेश का जो भी व्यक्ति फेमस था, उसकी स्टैचू, उसकी लाट या उन मूर्तियाँ लगी हुई है जगह जगह हमारे देश में, उन सब मूर्तियों को उसने देखा। परंतु कहीं भी उसने वो मूर्ति, जो जिस नाक की नाप उसके पास थी, वो नाक किसी से भी मैच ही नहीं हो रही थी, ठीक है। अभी देखते हैं आप क्या समझते हैं इस बारे में बाद में।
आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। फिर से जब उसने देखा सब जगह वो घूमा और फिर से दिल्ली वो पहुंच गया, ठीक है, फिर से दिल्ली आ गया। दिल्ली से ही चला था, पूरे भारत में घूम कर आया ना। पहले उसने कहीं पत्थर पाया, कहीं पर भी भारत में ऐसे पहाड़ पर ऐसा घटिया पत्थर जिससे इसकी मूर्ति बनी हो, ठीक है, विदेशी से विदेशी की मूर्ति बनी हो, ऐसा ही कह सकते हैं हम इसको। और ना ही वो नाक ऐसी ढूंढ पाया मूर्तिकार जो इस विदेशी की नाक पर लग सके, अर्थात हमारी नाक इतनी ऊंची है, हमारी प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा है हम भारतीयों की, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ और उसने फिर से दिल्ली आया और उसने अपनी मुश्किल बयान की। फिर से वो समिति के सामने जो पूरी एक समिति बनी थी कि इस काम को भाई हमें ऐसे करना है, उनके सामने वो गया और उसने अपनी मुश्किल बताई, ठीक है, मुश्किल बयान की। क्या कहा उसने? पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया। उसने कहा कि मैं पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया। परिक्रमा किसे कहते हैं? चारों ओर घूमना, यानी कि सारे पूरे भारत में घूम आया भाई, वो पूरी भारत की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया। उसने कहा कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। नाक बड़ी होना, यस स्टूडेंट, आपको ये बात ध्यान रखनी है, नाक बड़ी होना मुहावरा भी होगा ये, ठीक है। नाक बड़ी होना ये क्या है? मुहावरा भी है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि गद्दे दे दिया आपको, उसमें से कहा कि कोई एक मुहावरा छाटिए, तो आपको आता ही नहीं है, फिर आप ध्यान नहीं देते हैं। नाक बड़ी थी, अब यहाँ पर हम मुहावरे की बात नहीं करें, है ये मुहावरा ही, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात समझाना चाहूँगी कि इसकी जो नाक थी ना, क्या था? देखो, हम जो भारतीय हैं हर चीज़ में विदेशियों से आगे हैं, किसी भी क्षेत्र को ले लो, लेकिन फिर भी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है विदेशियों की नकल करने की। तो लेखक ने यहीं पर कटाक्ष किया था इसी बात को लेकर। तो वो मूर्तिकार ने बोला कि मैं पूरे भारत की परिक्रमा कर आया, लेकिन मुझे कहीं पर भी इसके जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर नाक नहीं मिली। इतनी ऐसी नाक तो हमारे देश में किसी की भी नहीं है, सबकी बड़ी है, अर्थात सबकी नाक उससे बड़ी है, इसकी इतनी छोटी नाक तो किसी की भी नहीं है, सबकी बड़ी है ना। अर्थात क्या मतलब? देखो हमारे भारत के लोग कितने महान थे, इसकी तरह नहीं थे, जॉर्ज पंचम की तरह। तो भैया हमारे भारत के लोगों की नाक इससे क्यों लगे? और हम लोग कैसे बेवकूफ़ हैं ना, कैसे बुद्धू हैं कि हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, विदेशी कल्चर के पीछे हम भागते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अभी तो सोल्यूशन और निकलेगा, देखते क्या निकलेगा। फिर सब जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, सुनकर सब हताश हो गए, झुंझलाने लगे। अब सबको गुस्सा आने लगा, अब क्या हो गई यार, ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बताते हुए आगे कहा, मूर्तिकार ने कहा कि रुकिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए, धैर्य बंधाया, उनको ढांढस बताया। सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। अब मूर्तिकार ने एक आइडिया और दिया कि भाई रुको रुको, परेशान मत हो, मैंने ऐसा सुना कि बिहार के जो सेक्रेटेरिएट थे उसके सामने कुछ बच्चों ने भी बच्चे भी शहीद हुए थे। अब नेताओं की मूर्ति नहीं आ रही क्योंकि नेता बड़े थे, उनकी नाक इस पर फिट नहीं आ रही, तो हो सकता है उन बच्चों की नाक फिट आ जाए, वो भी तो शहीद थे, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वहीं से ले आता हूँ मैं, ऐसा मूर्तिकार ने कहा। ठीक है, उसने क्या कहा कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? कह रहा कि मैंने मूर्तियां देखी सब, और मैं बच्चों के शहीद बच्चों जो थे उनकी भी प्रतिमाओं के पास गया, वहाँ पर भी मैंने उन बच्चों की नाक देखी, नापी, तोली, लेकिन सबकी नाक भारतीयों की इस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हो रही थी। राजधानी में सब तैयारियां थी। अब क्या हुआ? राजधानी में सारी तैयारियां फिट थी, रानी आने वाली हैं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था। अब देखो ये किया दिखाने के लिए, जॉर्ज पंचम की नाक को लाट को मल मल कर नहलाया गया, रंग रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी, सब कुछ तैयारी फिट थी, केवल नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बात हुक्काम यानी कि बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब है? रानी तो कहेगी भैया एक मूर्ति नहीं संभाल पाए हम जिंदा लोगों को, मुझे क्या संभाल पाओगे, मैं तो रानी एलिजाबेथ हूँ, है ना, तो मुझे क्या संभाल पाओगे, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात है, बोले हम एक विदेशी मूर्ति को नहीं संभाल सकते, हम भारतीय, तो ये तो हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही, प्रतिष्ठा पर आँच आ रही है, ऐसा उनको लग रहा था भारतीयों को। ठीक है, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं।
लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। लेकिन मूर्तिकार ने सोचा अब मैं बिना नाक लगाए जाऊंगा, मुझे तो कोई पैसा मिलेगा नहीं। कह रहा भैया वो पैसे से लाचार था, उसने सोचा पैसा तो मैं लेकर ही जाऊंगा कैसे भी, है ना, लालच होता है लोगों को ऐसे ही, फिर वो गलत सही सब काम करने को तैयार रहते हैं। यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था वो, एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, एक ऐसा विचार जो हो नहीं सकता, तो हैरान करने वाला ऐसा विचार उसके दिमाग में कौंधा। और उसने पहली शर्त दोहराई, है ना, उसने फिर से वो शर्त कहा था कि अगर आप ऐसा कर सकते तो मैं एक आइडिया और देता हूँ। फिर देता एक आइडिया, जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। उसने कहा किसी को पता ना चले, मेरे पास एक आइडिया और है। मूर्तिकार ने कहा फिर से कमरे के दरवाजे बंद हुए, खिड़कियाँ बंद हुई ताकि किसी को पता ना चले। उसने कहा था ना मीडिया में ना जाए बात, तो बस यही उसने फिर से किया। और फिर उसने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। उसने कहा नाक लगनी तो ज़रूरी है, वरना पूरे भारत की नाक कटेगी। तो ऐसा करते हैं किसी जिंदा, 40 करोड़ लोग हैं भारत में, उसमें से कोई ऐसा होगा, है ना, जिस हम लोग क्या करते हैं अपने भारतीयों की, चाहे वो गरीब से गरीब, किसी की भी इज्जत नहीं समझते, उसका जीवन हमारे लिए तुच्छ होता है। तो उसने कहा कि 40 करोड़ जिंदा लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काटकर उस मूर्ति पर लगा दी जाए, ये मूर्तिकार ने कहा। अब क्या होता है देखते हैं। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, जैसे मूर्तिकार ने कहा वैसे ही उस पूरे हॉल में मीटिंग में सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया। सब लोग सन्नाटे में, सब परेशान थे, ऐसा कैसे हो जाएगा, किसी आदमी को कि जिंदा नाक कैसे काट के लगा दे। तो ठीक है, और धीरे से वो बोला, हचकचाना मीन्स बहुत चक्का हो जाना, ठीक है, तो चौंक उठना, ये हो गया। धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब मूर्तिकार ने देखा कि सब लोग बहुत चुके हैं, देख रहे ये कैसे हो जाएगा, जिंदा कोई अपनी नाक कैसे दे देगा, कैसे हम काट लेंगे। तो ठीक है, अब उसने कहा कि छोड़ दीजिए ये मेरे ऊपर, मैं सब कुछ कर लूँगा, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। उसने कहा कि किसकी नाक चुननी है ये मेरा काम है, कैसे लगानी है कैसे करना है ये मेरा काम है। मूर्तिकार ने कहा बस आप तो मुझे इजाज़त दे दीजिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। और जितने अधिकारी उस हॉल में बैठे थे, उस मीटिंग में थे, सब ने एक दूसरे में से सलाह मशवरा किया। कानाफूसी करना मीन्स धीरे धीरे से सलाह करना, आपस में उन्हें सलाह की। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम क्या करो ये, और उन्होंने क्या किया, इजाज़त उसको दे दी, इजाज़त दे दी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। न्यूज़पेपर में कोई और बात नहीं छपी, क्योंकि उसने मूर्तिकार ने पहले कह दिया था कि भाई मीडिया में कोई बात पता ना चले। अब मुझे बस ये इजाज़त दे दो कि किसी नाक लगनी है, बस किसी भी जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दो, लेकिन ये कैसे करना है क्या करना है वो मैं जानूँ, और आप तो बस इतना करो कि बस मुझे इजाज़त दे दो, मैं किसकी लगाऊंगा ये मैं जानता हूँ, ठीक है। फिर बस अखबारों में सिर्फ ये छपा कि जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी, टूट गई थी, तो उस नाक का जो मसला था, जो समस्या थी, मसला यानी कि समस्या, वो हल हो गई है। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक के लाट के नाक लग गई है। सब ने अखबारों में सब ने यही पढ़ा कि जो इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की जो लाट लगी हुई है, सीधे इंडिया गेट के सामने राजपथ पर, जहाँ पर 26 जनवरी की परेड वगैरह निकलती है, वहीं पर इंडिया गेट के सामने निकलती है ना, तो इंडिया गेट के सामने ये जॉर्ज पंचम की लाट है। तो वहाँ पर बस न्यूज़पेपर में यही निकला कि वो जो समस्या थी, नाक नहीं थी, नाक लगाने वाली समस्या, वो हल हो गई है और उस मूर्ति पर नाक लग गई है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में और जानेंगे कि भाई हमने इससे आगे और भाई नाक लगी थी या नहीं लगी थी, जो अखबारों में ये खबर छपी थी तो वो सही थी गलत थी क्या थी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।